तो पिछले 2 लेक्चर में हमने बेसिकली 2 नियम सीखे हैं। किसके नियम सीखे हैं? समतल के समीकरण ज्ञात करने के, है ना। एक बार रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो हमने अभी तक सीख लिया कि अगर मुझे समतल का समीकरण ज्ञात करना है, अगर मुझे समतल का समीकरण ज्ञात करना है और मुझे एक पासिंग पॉइंट दिया है और एक नॉर्मल वेक्टर दिया है। नॉर्मल कहो, परपेंडिकुलर कहो, अभिलंब कहो, लंबवत कहो, सब चीज़ सेम है भाई, ठीक है। तो अगर मुझे पासिंग पॉइंट दिया है और नॉर्मल वेक्टर दिया है और मुझसे समतल का समीकरण पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने सीख लिया। इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर बराबर 0। और इसी तरीके से अगर मैं इसका कार्तीय रूप लिखूं तो वो कुछ ऐसा होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस में वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस में जेड माइनस जेड वन इंटू सी। ये हमने सीख लिया, ठीक है। फिर हमने दूसरा जो नियम सीखा था वो हमने ये सीखा था कि अगर मुझे कोई 3 पासिंग पॉइंट मिल जाए, 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट मिल जाए, 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो अगर मुझे 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट मिले हैं और मुझसे अगर समतल का समीकरण पूछ लेगा तो उसका सूत्र होता था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। अब अगर मैं इसी को कार्तीय रूप में लिखूं तो ये कुछ ऐसा आता था डेटरमेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, इसे जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड वन बराबर 0, ठीक है। तो ये 2 नियम तो हमने सीख लिए और आज के लेक्चर में हम तीसरा नियम सीखने वाले हैं। तीसरा नियम क्या है वो देखिए आप। देखिए तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपको उस तल के द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड दिए हों। क्या दिए हों बेटा? अंतःखंड दिए हों, तब आप उस समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। आपको कह दिया कि यार एक तल है जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये जो तल है ना, ये एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है, एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है वहाँ से लेकर के ओरिजिन तक की जो लेंथ होती है ना, उसको हम अंतःखंड बोलते हैं। समझे? ये जो तल है ये वाई अक्ष को जहाँ पे काटता है वहाँ से लेकर के ओरिजिन तक की जो लेंथ होती है उसको हम अंतःखंड बोलते हैं। ये जो तल है ये जेड एक्स को जहाँ पे काटता है वहाँ से लेकर के ओरिजिन तक की जो लेंथ होती है उस लेंथ को अपन अंतःखंड बोलते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये जो तीनों लेंथ है ना, इन तीनों लेंथों को हम अंतःखंड बोलते हैं बेटा। ये भी अंतःखंड है, ये भी अंतःखंड है, यह भी अंतःखंड है। ये तो है हमारा एक्स अक्ष पर बनने वाला अंतःखंड, ये हमारा वाई अक्ष पर बनने वाला अंतःखंड, ये हमारा जेड अक्ष पे बनने वाला अंतःखंड। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको इसकी लेंथ दे दी जाती है। मान लो कि इसकी लेंथ दे दी ए, इसकी लेंथ दे दी मान लो बी, और इसकी लेंथ दे दी आपको मान लो सी, है ना। मैंने इनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा, और फिर आपसे कह देगा कि इस तल का समीकरण बताओ। तो अब हम इस तल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र होगा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको ये अंतःखंड की लेंथ दे रखी है ना, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ दे रखी है, अगर आपको अंतःखंड दे रखे हैं और समतल का समीकरण पूछ ले तो उसका हमारे पास सूत्र होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस में जेड अपॉन सी बराबर 1। ये सूत्र होता है, समझ में आई? जिस तरीके से अगर आपको 3 असमरेखी पासिंग पॉइंट दिए हों और समतल का समीकरण पूछ ले तो आपको ये सूत्र मिलते हैं ना, आप ये सूत्र लगाएंगे तो समतल का समीकरण मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको अंतःखंड दिए हों, मतलब कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, अगर आपको अंतःखंड दिए हैं, ये लेंथ अगर आपको दी है और अगर आपसे समतल का समीकरण पूछ ले तो आप ये वाला सूत्र लगाइएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ,
ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये सूत्र आया कहाँ से, इसकी डेरिवेशन कराइए। तो इसकी डेरिवेशन मैं करवा देता हूँ। देखो इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो एक बार इसको मिटा दूँ। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो मुझे बेसिकली ये लेंथ और ये लेंथ गिवन है, और मुझे इस समतल का समीकरण बताना है ना। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप मुझे इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है, क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? आप आंसर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ अगर ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0,0 हो जाएंगे। आपको चीज़ मालूम है, एक्स अक्ष पे जो भी हम पॉइंट लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो अगर ये लेंथ ए है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बता देंगे? आपको सब बिल्कुल बता देंगे। भाई ये लेंथ हमें बी दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट 0,b,0 हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या आप मुझे बता देंगे? आप उसे बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि ये लेंथ मुझे सी दे रखी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, सी हो जाएंगे, है ना। तो आपने बेसिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों के निर्देशांक मुझे बता दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे इस समतल का समीकरण बताना है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि अगर मुझे समतल पर स्थित कोई 3 पॉइंट मालूम चल जाएं, जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट समतल पर ही तो हैं। तो अगर मुझे समतल पर स्थित कोई 3 असमरेखी पॉइंट मालूम चल जाएं, तो मैं इस समतल का समीकरण बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास सूत्र है। क्या सूत्र है? ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, कोई सा भी लगा लो, है ना। मैं ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ये वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे समतल पर स्थित कोई 3 पॉइंट दे रखे हो और उस समतल का समीकरण पूछ ले, तो उस समतल का समीकरण बताने के लिए हमारे पास ये सूत्र है। तो इस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं, है ना। अब इस सूत्र में x1 y1 z1 ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ये क्या चीज़ होती है भैया? तो ये जो आपको 3 पॉइंट मिले हैं ना, इसमें से आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 बोल दो। मान लो कि मैं इसको x1 y1 z1 बोल रहा हूँ। किसी भी पॉइंट को आप x2 y2 z2 बोल दो। मान लो कि इसको मैं x2 y2 z2 बोल रहा हूँ। और किसी भी पॉइंट को आप x3 y3 z3 बोल दो। मान लो कि मैं इसको x3 y3 z3 बोल रहा हूँ। अब ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो कर देते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास मापांक ऑफ, यहाँ पे लिखा है x माइनस x1। अच्छा, ये x y z ये क्या होती है? आपको सर ये जो x y z है ये बेसिकली इस तल पर स्थित कोई एक जनरल पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट को अपन x y z बोलते हैं। इस तल पर आप कोई पॉइंट लोगे ना, उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स को अपन x y z बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू हमें नहीं पुट करनी होती है, हमें बेसिकली वैल्यू पुट करनी होती है x1 y1 z1 की, ठीक है। तो x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करिए, x y z की वैल्यू मत पुट करिए, वो सेम का सेम रहने दीजिए। तो x का x रहने देते हैं, माइनस x1 हमारे पास क्या है, आपके अनुसार x1 हमने इसको मानना है, तो लिख दो। ऐसे ही x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस a, यानी कि माइनस a। x3 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस a, यानी कि माइनस a। मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। सेम चीज़ यहाँ पे, ये हो जाएगा y माइनस y1 हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। y माइनस 0 लिखो या फिर y लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली y लिख देता हूँ, समझ में आया? अब ऐसे ही y2 माइनस y1 क्या है, तो हो जाएगा सर 0 माइनस 0, यानी कि 0। ऐसे ही y3 माइनस y1 बताना, तो b माइनस का 0, यानी कि b हो जाएगा। ऐसे z माइनस z1 बताओ, तो हो जाएगा सर z माइनस z1 हमारे पास क्या है, z1 है जी हमारे पास 0। z2 माइनस z1 बताओ, तो ये है जी हमारे पास c माइनस 0, ठीक है ना। अब z3 माइनस z2 माइनस z1, हाँ ठीक है। z3 माइनस z1 बताओ भाई, तो z3 माइनस z1 हो जाएगा जी हमारे पास 0 माइनस 0, यानी कि 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z माइनस 0 को मैं z लिख सकता हूँ, c माइनस 0 को मैं डायरेक्टली c लिख सकता हूँ। तो कुछ ऐसा हो गया, बराबर 0 का 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मैं पहली पंक्ति से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो जाएगा x माइनस a इंटू ये गया 0 माइनस बी सी, यानी कि माइनस का बी सी हो गया। ऐसे माइनस का y लिखेंगे, ये गया माइनस का 0 और माइनस माइनस ए सी, यानी कि प्लस का ए सी हो जाना है,
ठीक है। इसी तरीके से z लिखेंगे, ये गया, माइनस का ए बी माइनस का 0, यानी कि माइनस का ए बी हो गया बराबर 0 का 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x माइनस ए इकट्ठा है, कभी आप इसको अलग अलग समझ लें, तो इनके गुणा कर लेते हैं। तो x किसके साथ गुणा हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स बी सी, माइनस ए की इसके साथ गुणा हो जाएगी जो कि हो जाएगा प्लस का ए बी सी, इसके साथ गुणा हो जाएगी यानी कि माइनस का वाई ए सी, इसके साथ गुणा हो जाएगी यानी कि माइनस का जेड ए बी बराबर 0। ऐसा हो गया। अब ये जो ए बी सी है इसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, माइनस का एक्स बी सी माइनस का वाई ए सी माइनस का जेड ए बी बराबर में हमें क्या दिखाई देगा बताना। तो आप कहेंगे सर बराबर में हमें दिखाई देगा माइनस का ए बी सी, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ माइनस ए बी सी से भाग कर देता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ माइनस ए बी सी से भाग करूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा वाई अपॉन बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जेड अपॉन सी बराबर 1। दोनों तरफ मैंने माइनस ए बी सी से भाग कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये सूत्र बन के आ गया, और यही सूत्र मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ, समझ में आई मेरी बात। तो अगर आपको अंतःखंड दिए हों, अंतःखंड का मतलब कि अगर आपको ये लेंथ दे रखी हो, ये लेंथ दे रखी हो, ये लेंथ दे रखी हो, है ना, जो तल है अगर वो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष को काट रहा है और आपको ये लेंथ दे रखी हैं, ये अंतःखंड आपको दिए हैं, और आपसे अगर इस समतल का समीकरण पूछ ले तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बता सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव करके आपको दिखा दिया, समझ में आ गई। अगर आपको अंतःखंड दिए हैं और आपसे समतल का समीकरण पूछ ले तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। तो ये हमने सीख लिया बेटा, क्लियर। यहाँ पे ये ए बी सी क्या चीज़ है, क्या है, तो ए का मतलब है एक्स अक्ष का अंतःखंड, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है वाई अक्ष का अंतःखंड, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है जेड अक्ष का अंतःखंड, ठीक है। तो ए बी सी का यहाँ पे ये मतलब है, समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको इस फॉर्मूले के बारे में और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको जियोजेब्रा भी बना के दिखा दूंगा, वहाँ पे और अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, चलिए। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखिए आप, क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। यहाँ पे आपको अंतःखंड दिए गए हैं। अंतःखंड का मतलब कि वो जो तल है वो एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है ना, उस पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस, वो जो तल है वो वाई एक्स को जहाँ पे काटता है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, वो जो तल है वो जेड एक्स को जहाँ पे काटता है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपको दे रखी है, जो कि हैं 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि आपको ए बी सी की वैल्यू बेसिकली आपको दे रखी है और आपसे समतल का समीकरण पूछा है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे, हमारे पास सूत्र है। तो आप कहिएगा यहाँ जो ए है वो तो है जी 2, जो बी है वो जी हमारे पास 3 और जो सी है वो जी हमारे पास 4, ठीक है। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, सूत्र लिखवाए थे तुमको, तो आप कहेंगे सर सूत्र आपने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, आपने लिखवाया था सर जी एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी प्लस में जेड अपॉन सी बराबर 1। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, वाई अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 3, जेड अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो 12 आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि 12 जो है वो इन तीनों के पहाड़े पे जाता है ना, तो एलसीएम आ गया 12। तो 2 छके 12 यानी कि 6x, 3 चौके 12 यानी कि 4y, 4 3 12 यानी कि 3z बराबर 1। इस 12 को उस तरफ भेज देता हूँ, उस तरफ भेजूंगा तो मेरे पास इस समतल का समीकरण आ जाएगा जो कि होगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। ये हमारे पास समतल का समीकरण आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सीखा कि अगर हमें अंतःखंड दिए हों जैसे कि यहाँ पे दिए हुए थे और हमसे अगर समतल का समीकरण पूछे तो हम समतल का समीकरण कैसे बता सकते हैं वो हमने सीखा, इस सूत्र से बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यहाँ पे इन्होंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा है, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो अपन जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता था
उसके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते थे। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखा है। आप चाहें तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है बेटा। समझ में आया? अब मैं आपको इसको जियोजेब्रा पे बना के दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको और अच्छी तरह से फील हो जाए। चलिए, तो अब जियोजेब्रा पे देखते हैं भैया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन पुट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास 6x प्लस में 4y प्लस में 3z बराबर 12, ठीक है। इसको लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो इस सॉफ्टवेयर ने देखो ये समतल मेरे को दर्शा दिया, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखते हैं कि ये जो समतल है, ये एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को और जेड अक्ष को कहाँ पे काटता है, वो चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर दूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ, तो मुझे बताओ कि ये एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है। आप कहेंगे सर 2 पे, वाई अक्ष को 3 पे, दिख रहा होगा आपको। और जेड अक्ष को पूछूँ तो कहाँ पे काट रहा है, तो जेड अक्ष को हमारा काट रहा है जी ये, अगर आप नोटिस करें तो 4 पे, है ना। और जो क्वेश्चन था हमारे पास उसके अंदर भी यही चीज़ लिखी थी कि भैया ये जो तल है वो एक्स अक्ष को 2 पे काटता है, वाई अक्ष को 3 पे काटता है और जेड अक्ष को हमारा 4 पे काटता है। यही चीज़ लिखी थी ना, ये चीज़ प्रूफ भी होगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से था बेटा, है ना। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने 3 बातें सीख ली भाई। पहली बात हमने ये सीख ली कि अगर हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो और नॉर्मल वेक्टर दिया हो, पासिंग पॉइंट दिया हो और नॉर्मल वेक्टर दिया हो और हमसे समतल का समीकरण पूछ लें, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये हमने सीख लिया, इसकी डेरिवेशन भी कर ली, इसके क्वेश्चन भी कर लिए। कार्तीय रूप में समीकरण पूछे तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें 3 असमरेखीय पॉइंट दे दे और हमसे समतल का समीकरण पूछ ले, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भाई। अगर मुझे सदिश रूप में समीकरण बताना हो तो, और अगर मुझे कार्तीय रूप में समीकरण बताना हो तो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। ये हमने सीख लिया। और अभी अभी हमने तीसरी बात क्या सीखी, अभी अभी हमने तीसरी बात ये सीखी कि अगर मुझे अंतःखंड दे दे, है ना, यानी कि वो जो समतल है वो अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को काटता हो और जहाँ पे काटता हो उसकी लेंथ अगर मुझे दी हो, है ना, तो उसको अंतःखंड बोलते हैं। तो अगर मुझे अंतःखंड दे दिए जाएँ और मुझसे अगर समतल का समीकरण पूछ ले, तो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। ये हमने सीख लिया। अब आपका एक डाउट होगा कि सर आपने ये जो फॉर्मूला सिखाया ये तो हमारा कार्तीय रूप है, अब इसका सदिश रूप कौन सिखाएगा। तो बेटा इसका जो सदिश रूप है ना, आप चाहें तो बना सकते हैं, है ना। सदिश रूप आप चाहें तो इसी से आप सदिश रूप भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ना ही आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको अंतःखंड दे करके सदिश रूप पूछेगा। ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में तो है ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो कि बाय चांस आपसे सदिश समीकरण पूछ भी ले, अंतःखंड आपको दे दे और आपसे सदिश समीकरण पूछ ले, तो आप एक काम करना, आप इस कार्तीय समीकरण को निकाल लेना सबसे पहले और इसको आप इंटरचेंज कर लेना सदिश समीकरण में, अगर पूछ ले तो, ठीक है। वैसा ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आप पहले कार्तीय समीकरण निकाल करके उसको फिर सदिश के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। इसका जो सदिश समीकरण है वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहली बात तो कि यार वो आपके बुक में नहीं है, इसलिए नहीं कराया। दूसरी बात कि इसका जो सदिश समीकरण है ना उसको याद रखना मुश्किल है। ये जो सदिश समीकरण को याद रखना आसान है, लेकिन इसका जो सदिश समीकरण उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, बनाने की ज़रूरत नहीं है ना भैया, क्योंकि ना तो आपके बुक में है ना, और ना ही वो इतना आसान है कि उसको याद रख पाओगे तुम। तो इसलिए बनाने की ज़रूरत क्या है, कार्तीय समीकरण निकाल लेना, सदिश में कोई पूछे तो उसको कन्वर्ट कर देना। वैसे सदिश में कोई पूछेगा है नहीं तुमसे, समझ में आई मेरी बात। तो इसलिए मैंने तुमको ये सदिश समीकरण नहीं कराया। क्लियर। तो ये 3 बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको 2 बातें और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। देखो, जब आप इन समीकरणों को आगे सोल्व करते हैं, मान लो कि इसको सोल्व किया आपने और फर्दर सोल्व करने चालू किया, इसको आपने और ज़्यादा आगे सोल्व करना चालू किया, इसको आपने और ज़्यादा सोल्व करना चालू किया, तो जब आप इन समीकरणों को सोल्व करना चालू करते हैं ना, इन समीकरणों को सोल्व करना चालू करते हैं, सोल्व करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो लास्ट में आपके पास जो समीकरण बन के आती है वो हमेशा इस रूप की बन के आती है बेटा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कोई संख्या, ठीक है। एस का मतलब क्या है कि कोई संख्या, ठीक है। तो जब भी आप इनको सोल्व करेंगे, इस समीकरण को, इस समीकरण को और इस समीकरण को, जब भी आप इन समीकरणों को सोल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास जो समीकरण आएगी वो हमेशा इस रूप में आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसी को कार्तीय रूप में चेंज कर लूँ तो आपके पास जो समीकरण आएगी वो
इस रूप में आएगी भाई, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड बराबर कोई संख्या। ठीक है, वापिस समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर पासिंग पॉइंट दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो आपके पास सूत्र ये है। अब इस सूत्र को लगाने के बाद जब आप इसको सोल्व करते जाओगे ना, तो लास्ट में जो समीकरण बन के आएगी वो आपके पास इस रूप की बन के आएगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सेम चीज़ मैं इसके साथ कह रहा हूँ। अगर आपको 3 असमरेखीय पॉइंट दिए हैं तो आप सूत्र लगाएंगे ये वाला। ये सूत्र लगा करके जब आप सोल्व करेंगे ना, तो लास्ट में सोल्व करते करते आपके पास जो समीकरण बन के आएगी वो इस रूप की बन के आएगी। सेम चीज़ इसके साथ है। ठीक है ना, अगर आप इसको लास्ट में सोल्व करते जाएंगे ना, सोल्व करते 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 लास्ट में जो समीकरण बन के आएगी वो इस रूप की बन के आएगी। ठीक है, तो ये जो रूप होता है ना, इसको अपन बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं बेटा? मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। ठीक है, अब इस मानक रूप से ही हम एक और रूप निकालना सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं अभिलंब रूप। वो हम सीखने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमारा बेसिकली चौथा केस है। जैसे ये तो हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा थर्ड केस था, है ना। अब मैं आपको चौथा केस सिखाने जा रहा हूँ, और चौथा केस समझने के लिए हम किसको, चौथा केस समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मानक रूप की। मानक रूप से ही हमारा चौथा केस बना है। इस चौथे केस को बोलते हैं अभिलंब रूप। क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब रूप। इसमें क्या होता है सर जी? बताता हूँ, है ना। थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इसको और अच्छी तरह से बताऊंगा। अभिलंब रूप में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक तल दे देगा और उस तल की केंद्र से डिस्टेंस बता देगा। तल की केंद्र से डिस्टेंस बता दी जाती है। ठीक है, और फिर आपसे उस तल का समीकरण पूछ लेता है। तो अगर हमें तल की केंद्र से डिस्टेंस बताई हो और तल का समीकरण पूछा हो, तो हम कैसे बताएंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। समझ में आ गई? चलिए सीखते हैं इसको।